नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की तीसरी क्लास के बारे में। यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 2 की तीसरी क्लास है ये, जिसमें हम लोग परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत को देखेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर नवीनतम बैच हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि परिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण जो होता है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं इसके बारे में। और लगभग में यहीं से बस इतने ही क्वेश्चंस आपके, लगभग यही 3 क्लास जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपसे कुछ यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है नहीं, बाकी चीज़ें हम चर्चा करते रहेंगे और उसके बाद में तीसरी यूनिट पर हम आ जाएंगे। ठीक है, देखिए परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत समझने का प्रयास करते हैं। इसको हेडिंग डालेंगे परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की यूनिट नंबर 2 का तीसरा क्लास। ठीक है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अस्थायी आयोग द्वारा स्वीकृत परिभाषिक शब्दावली निर्माण के कई सारे सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। एक एक सिद्धांत को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत होता है अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाया जाना चाहिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को सबसे पहली बात अंग्रेजी रूप में ही हर एक भाषा में अपना लिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। तथा हिंदी और भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिपियांतरण करना चाहिए। तत्वों और यौगिकों के नाम जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, ये सब जो है वो अंग्रेजी के शब्द हैं, तो उनको ऐसे हम हिंदी में ग्रहण कर लिए हैं। जैसे कार्बन को कार्बन अंग्रेजी में भी कहते हैं, हिंदी में भी उसको ले लिए। ठीक है, जैसे तौल और माप की इकाइयाँ हो गई, जैसे किलोग्राम, तो किलोग्राम हिंदी में जैसे वो होता है केजी, किलोग्राम, तो या कैलोरी हो गई, या फिर लीटर हो गया, तो ये अंग्रेजी में भी वही, हिंदी में भी वही है, और भी दूसरे शब्दों में भी यही शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द वही रहेंगे। व्यक्तियों के नाम पर बने शब्दों को जैसे कि वोल्ट, अब बोल्ट एक व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम पर जो बोल्ट है, बोल्ट आप समझते हैं कितने बोल्ट का जो है, या एम्पियर, बोल्ट, ये सब जो हैं, बोल्ट हो गया, एम्पियर, ये सब धारा को लेकर के हैं। ठीक है, या बिजली से संबंधित चीज़ें हैं। तो वोल्ट और एम्पियर ये किसी के नाम है, विद्वानों के नाम है, चूंकि इन्होंने खोज करी थी इस चीज़ की, इसीलिए इनका नाम एम्पियर, जो धारा मापने की इकाई, तो उस एम्पियर जो है एम्पियर के नाम पर पड़ा है, बोल्ट बोल्ट के नाम पर पड़ा है, तो इनका नाम हर एक भाषा में वही रहेगा, सेम रहेगा। ये भी परिभाषिक शब्द हैं। ऐसे ही वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भू विज्ञान की नामावली, ऐसे शब्द जिनका संसार में व्यवहार होता है, जैसे कि रेडियो, पेट्रोल, रडार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के शब्द जैसे संख्यांक, प्रतीक, चिन्ह और सूत्र हो गए कोई, जैसे साइन हो गया, कोसाइन हो गया, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, लॉग हो गया, इन सभी का प्रयोग हूबहू या सेम मात्रा में हम करते हैं। इसको हम अलग नहीं करते, बस लिपि यंत्रण करते हैं। लिपि यंत्रण मतलब क्या होता है, भाषा अलग नहीं करते। लिपि यंत्रण जैसे कि मान लेते हैं, अब ये इसे बोल्ट है, अब ये बोल्ट अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है बोल्ट। ठीक है, एम्पियर आपका जो लिखा हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन जो है, या फिर साइन मान लेते हैं। अब साइन थीटा जो आप देखते हैं साइन, अब ये साइन जो है अंग्रेजी में ऐसे प्रयोग करते हैं हम, ये साइन। ठीक है, और ये बोल्ट ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, ये रोमन शब्द है, लेकिन इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, ये देवनागरी शब्द है, हो गया बोल्ट। ठीक है, इस साइन को हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में साइन, यानी कि हम इसका लिपि यंत्रण कर लें, क्या कर लें, लिपि यंत्रण कर लें। इसको हमको भाषा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे शब्द जैसे क्या हो, यौगिकों के नाम हो कोई, ठीक है, तत्वों के कोई नाम हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, जो भी हो, इसके नाम हूबहू ऐसे रहेंगे, बस केवल लिपि यंत्रण करेंगे। कार्बन अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो दूसरे टाइप का लिखेंगे, CAR, ये इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो ये कार्बन लिखेंगे। हाइड्रोजन ये लिखेंगे, तो यानी कि ये शब्द चूंकि जो तत्व हैं वो वही सेम रहेंगे, बस इसका लिपि यंत्रण करेंगे। लिपि माने होता है लिखने की शैली, जो प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था, उसको हम अलग कर दे। किलोग्राम, अब इसको किलोग्राम हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किलोग्राम ऐसे लिखते हैं, तो ये किलोग्राम हम ऐसे ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख देंगे, लिपि यंत्रण कर देंगे, अपनी लिपि में लिख देंगे, बस इतना कर सकते हैं। कोसाइन ऐसे लिख देंगे, लॉग ऐसे लिख देंगे, जबकि लॉग हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप पढ़ते होंगे लॉग वगैरह के बारे में। ठीक है, लघुगणक जिसको आप कहते हैं हिंदी में, क्लियर। तो इस तरीके से हम उसको कैसे बदल सकते हैं, उसको हम अपनी लिपि में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बदलते नहीं हैं। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। ठीक है, निर्माण का पहला सिद्धांत क्या होगा, लिपि यंत्रण करके हम, पहला सिद्धांत क्या है कि हम किसी भाषा में जो शब्द है, या फिर जो भाषा में शब्द है मोस्ट उसका हम लिपियांतरण कर लेते हैं, और उसके बाद में वो एक परिभाषित शब्द बन जाता है। दूसरा सिद्धांत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतीक रोमन लिपि में अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखे जाएं, जैसे कि CM,
जैसे सेंटीमीटर हो गया सीएम, ठीक है। कोई भी विज्ञान या प्रौद्योगिकी में कोई जो है प्रतीक चिन्ह हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको हम रोमन लिपि में ही लिखेंगे, या रोमन लिपि में जो अंतर्राष्ट्रीय लिपि है वो रोमन लिपि है। कोई भी शब्द अंतर्राष्ट्रीय लिपि रोमन में लिखा जाता है, फिर उसको हम अपने हिसाब से लिखते हैं। जैसे बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में इनके संक्षिप्त रूप नागरी लिपि में भी रखे जा सकते हैं। विशेषता तौल और माप के संदर्भ में, जैसे कि आप इसको सीएम को आप सेंटीमीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखना हो तो आप सीएम ऐसे ही लिखते हैं। आप देखते हैं छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में तो सीएम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, लीटर, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं छोटी किताबों में, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया परिभाषिक शब्दों के निर्माण का। तीसरा सिद्धांत हो गया जैसे ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब ज्यामितीय लिपियों में जैसे कि आप देखते हैं, ज्यामितीय लिपियों में जैसे आप देखते हैं ए बी हो गया, साइन ए साइन बी, तो साइन आ साइन बा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आ बा सा या का खा गा, परंतु त्रिकोणमितीय में केवल रोमन अक्षर ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि साइन आ नहीं लिख सकते आप, साइन इस तरीके से लेकर के ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन आ नहीं लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा, या ऐसे भी साइन बहुत लोग नहीं लिखते हैं, आप साइन सीधा ऐसे लिखते हैं, साइन ए या साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से आप देखते होंगे लिखा मिलता है। तो इसका प्रयोग बस वैसे ही कर लेना है, इसमें कोई अक्षर आपको प्रयुक्त नहीं करना है, रोमन अक्षर में ही लिख देना है, जैसे साइन ए साइन बी या कॉस बी या कॉसेक सेक, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आ बासा है तो आ बासा जो हिंदी में ए बी सी लिखा रहता है उसको आप का खा गा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति में आप नहीं कर सकते चीजें, क्लियर। आप ज्यामिति में तो आप का खा गा, ज्यामिति मतलब कि जैसे त्रिभुज आपने बनाया, आप त्रिभुज का क्या है, ए बी सी, ये तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की। तो बहुत सारे बच्चे भी इसको आबासा नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप इसको आ को या ए को आप यहाँ पर का मान सकते हैं, यहाँ पर खा मान सकते हैं, और यहाँ पर गा कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो साइन का साइन खा इस तरीके से नहीं कर सकते, साइन ए है तो साइन ए ही होगा, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये परिभाषा शब्द निर्माण का तरीका। चौथा जो एक प्रकार से तरीका है वो है हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अगर अंग्रेजी में शब्द है या देवनागरी मतलब कि उसमें रोमन शैली में है, तो उसको या अंग्रेजी में लिखा शब्द है तो उसको अगर हिंदी में आपको बदलना ही पड़ जाए, तो सबसे पहली बात आपको जरूरी है कि हिंदी के सरल से सरल शब्द का प्रयोग करें, और ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिसका अर्थ जो है उसी शब्द से निकले, अर्थ उसका बिल्कुल शुद्ध हो, कुछ शुद्ध सपाट अर्थ हो, कोई अलग से उसमें दिमाग ना लगाना पड़े। तीसरी बात सुबोधता हो, अच्छे तरीके से वो जानकारी में आने योग्य हो, शब्द को पढ़ करके उसको हम समझ पाए सही तरीके से, ठीक है। इसके अलावा सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिक का अधिक एक रूपता लाना ही उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि सभी भारतीय भाषाओं में जो शब्द है, अगर सोचे कोई भी शब्द का मतलब या शब्द का जो है उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो मीनिंग है वो लगभग एक ही जैसा हो, ठीक है। और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों, जैसे संस्कृत धातुओं पर आधारित हों, ताकि सभी भाषाओं में, क्योंकि संस्कृत से अधिकतर भाषाएं निर्मित हैं, तो संस्कृत धातुओं पर आधारित शब्द होंगे तो सभी भाषा जो होंगे उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग कर लेंगी। ऐसे देशी शब्द जो हमारी भाषाओं में सामान्य वैज्ञानिक शब्दों के आधार पर प्रचलित हो गए हों, जैसे कि आप देखते हैं टेलीग्राम। अब टेलीग्राम के लिए तार शब्द हो गया, एटम के लिए परमाणु शब्द हो गया। अब परमाणु शब्द जो है हिंदी में ही नहीं बल्कि आप देखते हैं अलग अलग भाषा में आइटम के लिए या एटम के लिए परमाणु शब्द से कहते हैं एटम, तो एटम के लिए हम परमाणु शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं, ठीक है। जैसे टेलीग्राम के लिए हम तार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये सरल शब्द है और ठीक ठाक शब्द है, तो ये परिभाषिक शब्द है, ठीक है। आगे देखेंगे, छठा सिद्धांत होता है इसका परिभाषिक शब्द बनाने का। जैसे अंग्रेजी शब्दों का लिपियांतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण से देवनागरी वर्गों में नए चिन्ह तथा प्रतीक सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़े। यानी देवनागरी के कोई शब्द आपको लिखना है, मतलब कि रोमन का कोई शब्द लिखना है, तो उसका लिपियांतरण करने में आपको देवनागरी में कोई दूसरा प्रतीक चिन्ह ना बनाना पड़े, उन्हीं प्रतीक चिन्हों में आपको समेट देना चाहिए। भले ही उसमें एक आध दो चीज़ें, जैसे डकैती लिखने में आप डकैती कर दे, डायरेक्ट सरल शब्द में लिख दें। यह लिपियंत्रण मानक और अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुकूल हो और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों, ठीक है, ताकि वो सभी लोग जान पाएं। जैसे वहाँ पर डैकोएटी शब्द था तो उसका हम डकैती कर दिए, तो डकैती जो है वो आप देवनागरी में बढ़िया तरीके से उसको लोग उच्चारण करते हैं और
उसके समकालीन ही तुरंत पता चल जाता है कि हाँ डकैती बोलो, चाहे उसको आप डेकोइटी बोलो, ठीक है। तो उच्चारण उसका थोड़ा सा सरल कर दे ताकि देवनागरी के हिसाब से उसको हम बोल पाएँ। सातवां इसका ये है कि हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण ना होने पर पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। मतलब अन्यथा कारण अगर ना हो तो उसके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग या पुल्लिंग रूप में ही उसको प्रयोग करें, स्त्रीलिंग का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए ज़्यादा। 8वां सिद्धांत ये कहता है, परिभाषित शब्दावलियां निर्माण का 8वां सिद्धांत, कि वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द, जैसे संकर माने होता है मिश्रित शब्द, संकर शब्द में होता है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि लोनी लोनी जो है सेशन के लिए आयनीकरण शब्द का प्रयोग हो गया, वोल्टेज के लिए वोल्टता शब्द का प्रयोग हो गया, ठीक है। स्पोनीटर के लिए साबुनीकरण शब्द का प्रयोग हो गया। आवश्यकता अनुसार सामान्य और प्राकृतिक भाषा शास्त्रीय नियमों के अनुसार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वोल्टेज शब्द है, अब वोल्टेज कहाँ पर जी लगा हुआ है, जी, अब वोल्टेज, ठीक है। वोल्ट और एज दो शब्द मिलकर के बना, अब इसको बोल्टता कर दिया हमने, बोल्ट अंग्रेजी का, देखो संकर शब्द कैसे बनता है, देखें। अब यहाँ पर बोल्ट हमने लगा दिया और ता पीछे हिंदी का प्रत्यय आपका लग गया, ठीक है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि स्पोनीटर हो टीयर हो गया, अब यहाँ पर टी आर के स्थान पर हमने कर्ण कर दिया, ठीक है, साबुनीकरण। जैसे ही यहाँ पर TION के स्थान पर हमने क्या कर दिया, कर्ण कर दिया। यहाँ पर क्या है, लोसिनी से, मतलब इसको बोलते हैं लोसिनी से, मतलब कि लोनिसेशन, या फिर उसी को एक प्रकार से आप आयनीकरण कर दिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई, ऐसे हम बुक कहते हैं, बुक, और बुक के लिए हम क्या कहते हैं, बुक, और उसका क्या होगा, प्लूरल नाउन क्या होगा, बहुवचन संज्ञा बुक्स होगा। लेकिन कभी कभी कहते हैं बुकें, हम लोग कह देते हैं बुकें, तो बुकें कोई शब्द नहीं होता, लेकिन हम उसको कह देते हैं बुकें, या ऐसे तमाम प्रकार बुके मतलब वो फूल वाला हो जाता है, लेकिन वो बुके हम बोल देते हैं कई सारे बुकें, लेकिन वो शब्द नहीं होता है। तो ऐसे ही हम कभी कभी क्या कर देते हैं, आयनीकरण, ठीक है, कर्ण जोड़ देते हैं पीछे शब्द, ठीक है, दो शब्द मिला करके। जैसे आयन शब्द जो है आपका अंग्रेजी का, कर्ण हिंदी का, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, संकर शब्द हो गया, अंग्रेजी हिंदी मिलकर के तो आयनीकरण हो गया, इसका अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है। ऐसे स्पोनीटर हो गया तो आपका साबुनीकरण हो गया। तो ये सब चीजें आपको कर देनी चाहिए। 9वां सिद्धांत ये कहता है कि कठिन संधियों का जैसे कि मतलब कि कठिन संधि अगर हो तो उसका यथासंभव कम से कम प्रयोग होना चाहिए, ताकि कठिन संधियों को लोग विच्छेद नहीं कर पाते। संयुक्त शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए, इससे नए शब्द रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलती है। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित अभिवृद्धि का संबंध है, व्यवहारिक, लाक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में अभिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नए बनाए गए शब्दों में इससे बचा जा सकता है। तो ये भी एक चीज़ है, एक सिद्धांत है। 10वां सिद्धांत ये कहता है कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे कि इंजन, मशीन, मीटर, टार्च, इन सब का प्रयोग, जैसे ये अंग्रेजी का है इंजन शब्द, मशीन आपका पुर्तगाली हो गया, या फ्रांसीसी का जो है टार्च वगैरह हो गए, मीटर वगैरह, तो कुछ अंग्रेजी, कुछ फ्रांसीसी के, कुछ तुर्की के हैं, कुछ जो भी शब्द हैं, आगत शब्द जिसको आप कहते हैं। तो विदेशों से प्राप्त जो शब्द हैं, जो आज प्रयोग हो रहे हैं, विदेशों के शब्द हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम वैसे का वैसे कर रहे हैं, ठीक है, सरल करके। तो उसी रूप में उसको हम अपना लें, उसी रूप में उसका प्रयोग करते रहें। उसके लिए से ट्रेन शब्द है तो ट्रेन के लिए हमने रेलगाड़ी कर दिया, लेकिन उसका सिद्ध अब रेल और गाड़ी, अब रेल माने होता है अंग्रेजी शब्द है रेल, और हिंदी शब्द है गाड़ी। अब रेल में और गाड़ी मिलकर क्या बन गया, रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन बन गया, ठीक है। तो उसको हम रेलगाड़ी ही कह लें या ट्रेन कह लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, ठीक है। जबकि लेकिन अगर उसका प्रयोग हम भग भग अड्डा या दुनिया भर का ज्ञान करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी वो, ठीक है। संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्य रूप में अनुवाद किया जाना चाहिए, ठीक है, ये भी एक सिद्धांत है। इसके अलावा अगला सिद्धांत ये कहता है, बारहवां सिद्धांत ये कहता है आपका कि नए अपनाए गए शब्दों में आवश्यकता के अनुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए। यानी कि अगर नए शब्द का उसमें जोड़ना होता तो उसमें हलंत का प्रयोग करें, हलंत माने आधा हो जाता है वो चीज़ें। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। पंचम वर्ण मतलब कि ऐसे कि मान लेते हैं मैंने आपको कई बार समझा होगा, इसे आपको लिखना है चंचल। अब चंचल अगर आप लिखते हैं तो चंचल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जैसे आपका, लेकिन चंचल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम पंचमाक्षर में क्या होता है, जैसे का खा गा घा क्या होता है, का खा गा घा अंगा, तो एक अंगा ये होता है। फिर इसके अलावा टा ठा डा ढा आड़ा, ठीक है, ता था दा धा इया, ठीक है।
इसके अलावा पाफा बाभा मा, ठीक है। इसके अलावा आप एक और शब्द आपका आप बचता है, तथा तथा ना, तो ना ये पंचमाक्षर हैं, ठीक है। अंगा, अड़ा, इया, मा और ना, इनके स्थान पर आप एक बिंदी का प्रयोग कर दें, ऊपर बिंदी रख दें, जिसको आप अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार माने ऊपर बिंदी, और पंचम वर्ण मतलब होता है ये पांचों वर्ण, ठीक है। जैसे आप लिखा चंचल, अब ये चा यहाँ पर आया तो चा के स्थान पर चूंकि चा छा जा इया, अब लास्ट में इया का प्रयोग होता है, तो चंचल इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है। अब चंचल ने आपने कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि चंचल ऐसे लिखते हैं, हम चंचल लिखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। चंचल आपको ऐसे लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो चा जो है, चा से पहले इया यानी चा वर्ग का ही आना चाहिए पंचमाक्षर, तो इसके स्थान पर आप ऐसे चंचल लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऐसे आपको गोंडा लिखना है, तो गोंडा में ऐसे गोंडा लिखा हुआ आपने देखा होगा, क्योंकि ये क्या, क्यों अड़ा, ठीक है। अब अड़ा इसलिए लिखा जाता है इसको, मतलब कि अड़ा इसलिए लिखा जाता है अड़ा, ठीक है, अड़ा, तो अड़ा इसलिए लिखा जाता है इसमें क्योंकि ये डा, टा ठा डा ढा अड़ा, तो टा और डा, डा जो है ये किस में आता है, टा वर्ग में, तो टा वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो ड़ा है, इसी वजह से ये ना इसमें लगता है। अब इस गोंडा के स्थान पर आप ये गोंडा पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम ये परिभाषा शब्दावलियां बना सकते हैं, ठीक है। जैसे परंतु, लेंस, या फिर आप देखते हैं लेंस, पेटेंट आदि शब्दों का लिपियांतरण लेंस, पेटेंट या पेटेंट, ऐसे पेटेंट यहाँ पर लिखा है टा है, तो चूंकि टा ठा डा ढा अड़ा है, तो यहाँ पर पेटेंट ना लिख करके या जो है आपका क्या लिख सकते हैं, इसको पेटेंट या लेंस या पेटेंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उपयुक्त तो आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान आदि के क्षेत्रों के लिए परिभाषित शब्दावली निर्माण के तमाम कार्य किए हैं, तमाम सिद्धांत बताए हैं। तो इस तरीके से हम परिभाषित शब्दावलियों का निर्माण कर सकते हैं। सारे सिद्धांत हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त करने, तो इसमें करें 9161 93 60 62 पर। और ये जो क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर, इन सभी की क्लासेस की पीडीएफ नोट्स और कुछ प्राइवेट क्लासेस, ये सब आपको मिलती रहेंगी। आपको अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके आपको भेज देने हैं, ठीक है। आपके लिए मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। 100 रुपये फीस लगेगी, स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और जैसे ही ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझाने का प्रयास भी रहेगा। तो ओवरऑल परिभाषित शब्दावलियों की अगर बात की जाए, तो उसमें आज की वीडियो के माध्यम से हमने यूनिट नंबर 2 के 3 क्लास समझे, ठीक है। परिभाषित शब्दावलियों को हमने बता दिया आपको। अब अगली जो चीज़ें हैं आपकी परिभाषित शब्दावलियों, तो कल खत्म हो गई, पहली यूनिट आपकी खत्म हो गई, दूसरी खत्म हो गई, बची 6 यूनिट। तो तीसरी यूनिट में आपको तमाम सारे, तीसरी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें आपको पढ़ना होता है जो है कार्यालयीय हिंदी पत्राचार के बारे में, जिसमें आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इन सभी के बारे में पढ़ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, या हो सकता है हमारे पेपर पहले डिस्कस कर ले, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी इस पर, ठीक है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका सब्जेक्ट मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी का सब्जेक्ट 3 मेजर सब्जेक्ट का आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये में आपकी करवा दी जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जोड़ दिया जाएगा, बहुत आसानी से आप चीज़ें समझ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।